विद्यार्थियों, आज से मैं धौलपुर पाठशाला चैनल पर शिक्षण विधियों की लाइव क्लास रेगुलर आपके लिए विधिवत तरीके से लूँगा, जो आपके लिए सिलेक्शन में संजीवनी बूटी का कार्य करेंगे। तो देखिए, शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों को डायरेक्ट पढ़ाने से पहले उससे पूर्व ज्ञान बहुत जरूरी होता है, आवश्यक होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षण विधियों को पढ़ने से पहले शिक्षण शब्द को जानना जरूरी होता है। शिक्षण शब्द, शिक्षण क्या है? तो शिक्षण के बारे में हम सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे, उसके बाद में शिक्षण, डायरेक्ट शिक्षण विधियां नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अलावा अकेली शिक्षण विधियां नहीं आती। शिक्षण विधि प्लस सहायक सामग्री भी होती है, शिक्षण शब्द भी होता है, इसलिए 56 नंबर का मैटर आता है। इसीलिए शिक्षण विधियां सिलेक्शन में संजीवनी बूटी का कार्य करती हैं। शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शिक्षण का अर्थ। शिक्षण का अर्थ, शिक्षण के अर्थ की बात करते हैं तो शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है। प्रगतिशील है। प्रगतिशील है। शिक्षण सार्वभौमिक है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण उद्देश्य के लिए किया जाता है। शिक्षण का उद्देश्य होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर किसी का उद्देश्य होता है, मुझे पढ़ लिख करके आरएएस बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, टीचर बनना है, थर्ड ग्रेड टीचर बनना है, सेकंड ग्रेड टीचर बनना है, फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है। तो ये क्या उद्देश्य होता है हर किसी का। तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परिवर्तनशील रहती है। शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चल रहा। पहले भी शिक्षण होता था, आज भी शिक्षण होता है, आगे भी होता रहेगा। परिवर्तनशील है, पैटर्न चेंज होते रहती है, सिलेबस में से कुछ हट गया, कुछ बढ़ गया। तो शिक्षण परिवर्तनशील प्रक्रिया है। प्रगतिशील है, तो प्रगति की ओर है शिक्षण। सार्वभौमिक है, शिक्षण सब जगह पर है। धौलपुर में भी है, बीकानेर में भी है, जयपुर में भी है, जोधपुर में भी है, अलवर में भी है, कोटा में भी है, सीकर चूरू झुंझुनू में भी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, हर जगह पर है। शिक्षण सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बताया जाता है कि शिक्षण, विशेष रूप से अगर बात की जाती है, अब शिक्षण में सम्मिलित क्या क्या होती है, जिसमें कच्चा कच्च विद्यालय, कच्चा कच्च व पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम तीनों सम्मिलित होते हैं। शिक्षा में विद्यालय, कच्चा कच्च और पाठ्यक्रम तीनों सम्मिलित होते हैं और इनके माध्यम से शिक्षण कराया जाता है। शिक्षण कराया जाता है विद्यालय, कच्चा कच्च, पाठ्यक्रम। तो शिक्षण में सम्मिलित विद्यालय,
नंबर 1, नंबर 2 कच्चा कच और नंबर 3 पाठ्यक्रम, तीनों सम्मिलित होते हैं जिसके माध्यम से, जिनके माध्यम से, जिसके माध्यम से शिक्षक, जिसके माध्यम से शिक्षक छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाता है, जिसे शिक्षण कहते हैं और जिसे ज्ञान भाव क्रिया कहते हैं। ज्ञान भाव क्रिया, ज्ञान भाव क्रिया, ज्ञान भाव और क्रिया कहते हैं। शिक्षक विद्यालय, शिक्षण में विद्यालय कच्चा कच पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं, ये शिक्षण के अंतर्गत सम्मिलित हैं जिसके माध्यम से शिक्षक छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाता है, जिसे ज्ञान भाव क्रिया कहते हैं, जिसे ज्ञान भाव क्रिया कहते हैं। आगे की बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया में। तो शिक्षण से संबंधित जो शिक्षण शास्त्री हैं उन्होंने कुछ परिभाषाएं व्यक्त की हैं। तो उन शिक्षण शास्त्रियों के अनुसार जो परिभाषाएं हैं वो इस प्रकार, उन परिभाषाओं के बारे में हम जानकारी करते हैं, उन परिभाषाओं को पढ़ते हैं। तो एक बार पुनः से समझेंगे। शिक्षण का अर्थ, शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण किसी न किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षण कराया जाता है, शिक्षण किया जाता है। तो शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षण परिवर्तनशील है, परिवर्तन आते रहते हैं, शिक्षण में चेंजिंग होता रहता है, कुछ बढ़ता है कुछ घटता है। प्रगतिशील है, तो प्रगति की ओर है शिक्षण। सार्वभौमिक है, शिक्षण राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, संपूर्ण भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, इटली में भी है, जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है, इंग्लैंड में भी है, रूस में भी है और अमेरिका में भी है। यानी ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर जगह चलती है, सब जगह पर चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षण। शिक्षण में विद्यालय कच्चा कच पाठ्यक्रम सम्मिलित होते हैं जिसके माध्यम से शिक्षक छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाता है, जिसे ज्ञान भाव क्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं अपन शिक्षण के संबंध में। तो शिक्षण के संबंध में जो विशेष बातें हैं वो इस प्रकार से हैं। शिक्षण शास्त्रियों ने परिभाषाएं व्यक्त की है शिक्षण की। तो शिक्षण की परिभाषा शिक्षण शास्त्रियों ने किस प्रकार व्यक्त की है? शिक्षण शास्त्री जॉन एडम्स के शब्दों में शिक्षण शास्त्री जॉन एडम्स के शब्दों में शिक्षण की परिभाषा शिक्षण शास्त्री जॉन एडम्स ने क्या दी है? तो वो शिक्षण को शिक्षण शास्त्री जॉन एडम्स ने द्विमुखी या द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। द्विध्रुवीय या द्विमुखी प्रक्रिया, द्विध्रुवीय या द्विमुखी प्रक्रिया, द्विध्रुवीय या द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। शिक्षण शास्त्री जॉन एडम्स ने शिक्षण प्रक्रिया को द्विमुखी या द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा है और बताया है शिक्षण के दो ध्रुव माने हैं। और शिक्षण के दो ध्रुव कौन कौन से माने हैं साथियों? तो शिक्षण के दो ध्रुव शिक्षक और शिक्षार्थी माने हैं।
नंबर 1 शिक्षक और नंबर 2 शिक्षार्थी। नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 शिक्षार्थी या कहते हैं छात्र। अब शिक्षण के दो द्रव इस प्रकार व्यक्त किए हैं, वो शिक्षक और शिक्षार्थी, ये शिक्षण प्रक्रिया के दो द्रव शिक्षण शास्त्री जॉन एडम्स ने बताए हैं और बताया है कि इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया संपादित होती है। इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया संपादित होती है। किस किस के बीच में? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो अंतःक्रिया संपादित होती है उसे शिक्षण कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होगी? अंतःक्रिया। दोनों के बीच में अंतःक्रिया और अंतःक्रिया संपादित होगी, उसे ही क्या कहा जाता है? शिक्षण। क्या कहा जाता है? शिक्षण। जो अंतःक्रिया संपादित हो रही है वही क्या कहलाता है? शिक्षण। अकॉर्डिंग टू जॉन एडम्स, शिक्षण शास्त्री जॉन एडम्स के शब्दों में शिक्षण क्या है? शिक्षण शास्त्री जॉन एडम्स के शब्दों में शिक्षण द्विमुखी या द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक के दो द्रव, शिक्षक 1 और 2 शिक्षार्थी को माना है। तो जॉन एडम्स का कहना है कि जहां शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया संपादित होती है वही शिक्षण कहलाता है, वही शिक्षण कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षण शास्त्री जॉन डीवी के शब्दों में। शिक्षण शास्त्री जॉन डीवी के शब्दों में इन्होंने शिक्षण प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। त्रिध्रुवीय या त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है, जिसमें शिक्षण के 3 ध्रुव बताए हैं। 3 ध्रुव कौन कौन से? नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 शिक्षार्थी और नंबर 3 नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 शिक्षार्थी और नंबर 3 पाठ्यक्रम। तो जॉन डीवी ने शिक्षण प्रक्रिया की 3 ध्रुव बताए हैं और शिक्षण प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है, जिसमें शिक्षण के 3 ध्रुव माने गए हैं। नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 शिक्षार्थी और नंबर 3 पाठ्यक्रम। और बताया है इन तीनों के बीच में अंतःक्रिया संपादित होती है। अंतःक्रिया
संपादित, और अंतःक्रिया संपादित होती है वही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? शिक्षण। तो इनके बीच में अंतःक्रिया संपादित होती है, उसे शिक्षण कहती है। शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया, पाठ्यक्रम, इस प्रकार ये अंतःक्रिया चलती है, एक दूसरे के बीच अंतःक्रिया चलती है, और यही क्या कहलाता है? शिक्षण। यही क्या कहलाता है? शिक्षण। तो शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षण के तीन ध्रुव बताए हैं जॉन डीवी। शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया है जॉन डीवी ने, जिसमें तीन ध्रुव, नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 शिक्षार्थी और नंबर 3 पाठ्यक्रम होता है। शिक्षण प्रक्रिया के तीन ध्रुव, नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 शिक्षार्थी और नंबर 3 पाठ्यक्रम होता है। इस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया को त्रिध्रुवी प्रक्रिया जॉन डीवी ने कहा है, और शिक्षण प्रक्रिया के बारे में कहा है कि शिक्षण प्रक्रिया त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षण के तीन ध्रुव हैं, नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 शिक्षार्थी, नंबर 3 पाठ्यक्रम, और इन तीनों के बीच में जो अंतःक्रिया संपादित होती है वही शिक्षण कहलाता है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, तीनों के बीच में जो अंतःक्रिया संपादित होती है वही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, तीनों के बीच में अंतःक्रिया संपादित होती है वही शिक्षण कहलाता है। अगली हम बात करते हैं शिक्षण शास्त्री मॉरिसन के शब्दों में। शिक्षण शास्त्री मॉरिसन के शब्दों में शिक्षण प्रक्रिया की जो परिभाषा है, उन्होंने, शिक्षण शास्त्री मॉरिसन ने जो परिभाषा व्यक्त की है वो इस प्रकार है कि एक अधिक परिपक्व व्यक्ति, एक अधिक परिपक्व व्यक्ति, एक अधिक परिपक्व व्यक्ति, अर्थात शिक्षक। कौन होता है अधिक परिपक्व व्यक्ति? शिक्षक। एक कम परिपक्व व्यक्ति, एक कम परिपक्व व्यक्ति, और कम परिपक्व व्यक्ति कौन होता है? शिक्षार्थी। शिक्षार्थी। एक अधिक परिपक्व व्यक्ति एक कम परिपक्व व्यक्ति को, यानी एक अधिक परिपक्व व्यक्ति शिक्षक एक कम परिपक्व व्यक्ति यानी शिक्षार्थी को और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक परिपक्व बनाने का प्रयास करता है, परिपक्व बनाने का प्रयास करता है। परिपक्व बनाने का प्रयास करता है, शिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। शिक्षण शास्त्री जॉन मॉरिसन महोदय के शब्दों में, तो जॉन मॉरिसन महोदय का कहना है कि एक अधिक परिपक्व व्यक्ति अर्थात शिक्षक एक कम परिपक्व व्यक्ति अर्थात शिक्षार्थी को और अधिक परिपक्व बनाने का प्रयास करता है, शिक्षण कहलाता है। तो एक अधिक परिपक्व व्यक्ति एक कम परिपक्व व्यक्ति को और अधिक परिपक्व बनाने का प्रयास करता है, शिक्षण कहलाता है। तो एक अधिक परिपक्व व्यक्ति होता है शिक्षक
और कम परिपक्व व्यक्ति होता है छात्र। तो शिक्षक छात्र को और अधिक परिपक्व बनाने का प्रयास करता है, उसे ही क्या कहते हैं, शिक्षण। तो जॉन मॉरिसन महोदय का कहना है, तो मॉरिसन महोदय के शब्दों में शिक्षण की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है: एक अधिक परिपक्व व्यक्ति अर्थात शिक्षक एक कम परिपक्व व्यक्ति अर्थात शिक्षार्थी को और अधिक परिपक्व बनाने का प्रयास करता है, शिक्षण कहलाता है। शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण की विशेषताएं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है? तो शिक्षण की विशेषताएं इस प्रकार है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रगतिशील प्रगतिशील परिवर्तनशील सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। शिक्षण व्यवसायोन्मुख प्रक्रिया है। व्यवसायोन्मुख प्रक्रिया है। शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। कला व विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला व विज्ञान दोनों। एक प्रभावी शिक्षण के लिए कला का होना भी आवश्यक है और विज्ञान उसका ज्ञान भी होना आवश्यक है। तो शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। शिक्षण अमूर्त प्रक्रिया है। शिक्षण अमूर्त प्रक्रिया है। शिक्षण अमूर्त प्रक्रिया है, मूर्त नहीं, मूर्त नहीं। तो शिक्षण अमूर्त प्रक्रिया है, मूर्त नहीं। मूर्त मूर्ति को देख करके जो विचार आ रहा है मूर्त, लेकिन प्रतीक चिन्ह शब्दों के माध्यम से जो विचार आ रहा है अमूर्त। तो शिक्षण अमूर्त प्रक्रिया है। शिक्षण की कोई आकार आकृति मूर्ति नहीं होती है। शिक्षण एक अमूर्त प्रक्रिया है, मूर्त नहीं। ये शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं हैं। शिक्षण के इससे आगे जो अपन पढ़ते हैं, शिक्षण शब्द किन किन से मिलकर के बना है, किस किस से मिलकर के बना है, तो उसके बारे में हम
इसके बारे में, शिक्षण के बारे में हम बात करते हैं। शिक्षण किस किस से मिलके बना है? एक तो शिक्षण के भेद, दो शिक्षण के भेद, और दूसरी बात करते हैं तो शिक्षण के चर। शिक्षण के भेद, शिक्षण के चर। नंबर 1 शिक्षण के भेद, नंबर 2 शिक्षण के चर, और नंबर 3 बात करते हैं तो शिक्षण के आ जाते हैं स्तर, और नंबर 4 बात करते हैं तो आते हैं शिक्षण के सोपान। शिक्षण के सोपान। तो शिक्षण, नंबर 1 शिक्षण के भेद, नंबर 2 शिक्षण के चर, नंबर 3 शिक्षण के स्तर, नंबर 4 शिक्षण के सोपान। तो शिक्षण के भेद कितने होते हैं? तो शिक्षण के भेदों की बात करते हैं तो शिक्षण के भेद होते हैं 3। शिक्षण के भेद कितने होते हैं? 3। शिक्षण के चर की बात करते हैं तो शिक्षण के चर भी होते हैं 3। शिक्षण के स्तर की बात करते हैं तो शिक्षण के स्तर भी होते हैं 3। और शिक्षण के सोपान की बात करते हैं तो शिक्षण के सोपान भी होते हैं 3। तो शिक्षण शब्द किस किस से मिलकर बना है? भेद, चर, स्तर, सोपान। तो शिक्षण के भेद कितने हैं? 3। शिक्षण के चर कितने हैं? 3। शिक्षण के स्तर कितने हैं? 3। और शिक्षण के सोपान कितने हैं? 3। शिक्षण के भेद 3 कौन कौन से हैं? नंबर 1 एक तंत्रात्मक शिक्षण, नंबर 2 प्रजातंत्रात्मक शिक्षण, नंबर 3 हस्तक्षेप रहित शिक्षण, एक तंत्रात्मक शिक्षण, प्रजातंत्रात्मक शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। एक तंत्रात्मक शिक्षण, प्रजातंत्रात्मक शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। हस्तक्षेप रहित शिक्षण। शिक्षण के भेद 3 हैं। नंबर 1 एक तंत्रात्मक शिक्षण, नंबर 2 प्रजातंत्रात्मक शिक्षण, और नंबर 3 हस्तक्षेप रहित शिक्षण। इसी प्रकार आगे बात करते हैं शिक्षण के चर। तो शिक्षण के चर भी हैं प्यारे विद्यार्थियों 3। कितने हैं? 3। नंबर 1 स्वतंत्र चर, नंबर 1 स्वतंत्र चर। नंबर 2 बात करते हैं तो आश्रित चर, और नंबर 3 बात करते हैं तो मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर। शिक्षण के चर कितने हैं? 3। नंबर 1 स्वतंत्र चर, नंबर 2 आश्रित चर, और नंबर 3 मध्यस्थ चर। अब बात करते हैं शिक्षण के स्तर की। तो शिक्षण के स्तर भी कितने हैं? 3। शिक्षण के स्तर की बात की जाती है तो शिक्षण के स्तर कितने हैं? 3। तो 3 स्तर हैं शिक्षण के। वो कौन कौन से? नंबर 1 स्मृति स्तर, नंबर 2 बोध स्तर, और नंबर 3 चिंतन स्तर। नंबर 3 चिंतन स्तर। अब बात करते हैं शिक्षण के सोपानों की। तो शिक्षण के सोपान कितने हैं? 3।
नंबर 1 निदानात्मक शिक्षण सोपान, निदानात्मक सोपान। नंबर 2 उपचारात्मक सोपान। नंबर 3 मूल्यांकनात्मक शिक्षण सोपान। शिक्षण के सोपान की बात की जाती है तो शिक्षण के सोपान है 3। नंबर 1 निदानात्मक शिक्षण सोपान, नंबर 2 उपचारात्मक शिक्षण सोपान, नंबर 3 मूल्यांकनात्मक शिक्षण सोपान। तो अब हम इस विषय के बारे में जैसे बात करते हैं शिक्षण शब्द के बारे में, तो शिक्षण के सोपान है 3। निदानात्मक शिक्षण सोपान, उपचारात्मक शिक्षण सोपान, मूल्यांकनात्मक शिक्षण सोपान। तो शिक्षण अर्थात टीचिंग शब्द का निर्माण निम्न से मिलकर हुआ है, जिसमें शिक्षण के भेद, शिक्षण के चर, शिक्षण के स्तर, शिक्षण के सोपान सम्मिलित हैं। तो शिक्षण के भेद की बात की जाती है तो शिक्षण के भेद कितने हैं? 3। और शिक्षण के चर की बात की जाती है तो शिक्षण के चर कितने हैं? 3। और शिक्षण के स्तरों की बात की जाती है तो शिक्षण के स्तर कितने हैं? 3। और शिक्षण के सोपानों की बात की जाती है तो शिक्षण के सोपान कितने हैं? 3। तो देखो शिक्षण के भेद 3 है। नंबर 1 एक तंत्रात्मक शिक्षण, नंबर 2 प्रजातंत्रात्मक शिक्षण और नंबर 3 हस्तक्षेप रहित शिक्षण। शिक्षण के चर की बात करते हैं तो शिक्षण के चर कितने हैं? 3। नंबर 1 स्वतंत्र चर, नंबर 2 आश्रित चर, नंबर 3 मध्यस्थ चर। शिक्षण के स्तर की बात करते हैं तो 3। नंबर 1 स्मृति स्तर, नंबर 2 बोध स्तर और नंबर 3 चिंतन स्तर। शिक्षण की सोपान की बात करते हैं तो शिक्षण के सोपान कितने हैं? 3। तो शिक्षण के सोपान में नंबर 1 शिक्षण सोपान है निदानात्मक शिक्षण सोपान, नंबर 2 उपचारात्मक शिक्षण सोपान और नंबर 3 मूल्यांकनात्मक शिक्षण सोपान। अब हम इनके विषय में एक एक पहलू को लेते हुए बात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे शिक्षण के भेद, उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षण के चर, उसके बाद हम पढ़ते हैं शिक्षण के स्तर और उसके बाद पढ़ते हैं शिक्षण के सोपान। तो देखिए शिक्षण के भेद। तो शिक्षण के भेद हैं प्यारे विद्यार्थियों 3। शिक्षण के भेद हैं 3। तो शिक्षण के 3 वेदों में से अपन एक एक से तीनों वेदों का हम अध्ययन करेंगे। तो 3 वेद शिक्षण के, नंबर 1 एक तंत्रात्मक, नंबर 2 प्रजातंत्रात्मक, नंबर 3 हस्तक्षेप रहित। हस्तक्षेप रहित। इस प्रकार शिक्षण के 3 वेद हैं। नंबर 1 एक तंत्रात्मक, नंबर 2 प्रजातंत्रात्मक और नंबर 3 हस्तक्षेप रहित शिक्षण। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक तंत्रात्मक शिक्षण। एक तंत्रात्मक शिक्षण। तो एक तंत्रात्मक शिक्षण की बात कर लेते हैं अपन पहले, फिर उसके बाद हम प्रजातंत्रात्मक की भी बात करेंगे
और हस्तक्षेप रहित शिक्षण की भी बात करेंगे। तो एक तंत्रात्मक शिक्षण क्या होता है? यह शिक्षण प्रक्रिया का प्राचीन एवं परंपरागत चर है, परंपरागत भेद है। शिक्षण प्रक्रिया का प्राचीन एवं परंपरागत भेद, परंपरागत भेद है। एक तंत्रात्मक शिक्षण प्रक्रिया का प्राचीन एवं परंपरागत भेद है, जिसमें जिसमें शिक्षक सक्रिय व प्रधान होता है, जिसमें शिक्षक सक्रिय व प्रधान होता है, शिक्षक सक्रिय व प्रधान होता है, छात्र निष्क्रिय होता है, छात्र निष्क्रिय होता है। शिक्षक स्वयं की योजना के अनुसार पढ़ाकर चला जाता है, स्वयं की योजना के अनुसार पढ़ाता है। स्वयं की योजना के अनुसार पढ़ाता है। छात्र प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती है, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती है। तो बात करते हैं एक तंत्रात्मक शिक्षण की। तो एक तंत्रात्मक शिक्षण प्रक्रिया का प्राचीन एवं परंपरागत भेद है, जो परंपराओं से और पुराने समय से प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो ये शिक्षण प्रक्रिया का प्राचीन एवं परंपरागत भेद है, और इसमें शिक्षक सक्रिय व प्रधान होता है, लेकिन छात्र निष्क्रिय होता है। शिक्षक स्वयं की योजना के अनुसार पढ़ाता है, छात्र को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती है, इसलिए छात्र कैसा होता है? निष्क्रिय। तो एक तंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक सक्रिय व प्रधान होता है, छात्र निष्क्रिय होता है। एक तंत्रात्मक शिक्षण की बात जैसे करते हैं, तो एक तंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक स्वयं की योजना के अनुसार पढ़ाता है और छात्र को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती है। छात्र को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती है, तो छात्र निष्क्रिय होता है। अब इसकी बात करते हैं एक तंत्रात्मक शिक्षण। शिक्षण के भेद 3। शिक्षण का पहला भेद है एक तंत्रात्मक शिक्षण। एक तंत्रात्मक शिक्षण शिक्षण प्रक्रिया का प्राचीन एवं परंपरागत भेद है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, परंपराओं से चला आ रहा है। इस शिक्षण में शिक्षक सक्रिय व प्रधान होता है, छात्र निष्क्रिय होता है। शिक्षक स्वयं की योजना के अनुसार पढ़ाता है, छात्रों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती है, इसलिए छात्र निष्क्रिय होते हैं और छात्रों को ये शिक्षण स्वतंत्र रूप में प्राप्त नहीं होता है, तो इस शिक्षण को अमनोवैज्ञानिक शिक्षण माना जाता है। जिस शिक्षण में छात्रों की योजना के अनुसार छात्रों के अनुसार नहीं पढ़ाया जाए, तो ये अमनोवैज्ञानिक शिक्षण, इस शिक्षण को अमनोवैज्ञानिक शिक्षण, अवैज्ञानिक शिक्षण, अवैज्ञानिक शिक्षण, अलोकतांत्रिक शिक्षण, अलोकतांत्रिक शिक्षण, प्रभुत्ववादी शिक्षण, प्रभुत्ववादी शिक्षण कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें शिक्षक आता है और स्वयं की योजना के अनुसार पढ़ा करके चला जाता है। शिक्षक सक्रिय और प्रधान होता है, छात्रों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती है। इसलिए इस शिक्षण को अमनोवैज्ञानिक शिक्षण, अवैज्ञानिक शिक्षण, अप्रभुत्ववादी प्रभुत्ववादी शिक्षण और अलोकतांत्रिक शिक्षण भी कहा जाता है। अगले शिक्षण की बात करते हैं तो जो दूसरा शिक्षण है शिक्षण का दूसरा भेद है वो प्रजातंत्रात्मक शिक्षण। नंबर 2, प्रजातंत्रात्मक शिक्षण। एक तंत्रात्मक शिक्षण के बाद प्रजातंत्रात्मक शिक्षण। प्रजातंत्रात्मक शिक्षण में बात करते हैं तो इस शिक्षण में शिक्षक व छात्र, शिक्षक प्लस छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं, दोनों सक्रिय होंगे, शिक्षक और छात्र। क्योंकि छात्र पढ़ेगा, इस शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। छात्रों की योजना के अनुसार शिक्षक पढ़ाता है, छात्रों की योजना के अनुसार छात्रों की योजना के अनुसार शिक्षक पढ़ाता है। शिक्षक पढ़ाता है तो शिक्षक व छात्र दोनों प्रधान होते हैं, परंतु दोनों शिक्षक व छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, परंतु प्रधान छात्र होता है। प्रधान भूमिका देखी जाए तो प्रधान किसे माना जाता है? यहाँ पर छात्र को माना जाता है, प्रधान छात्र। परंतु प्रधान कौन होता है? छात्र होता है। शिक्षक और छात्र दोनों ही प्रजातंत्रात्मक शिक्षण में सक्रिय होते हैं, परंतु प्रधान छात्र होता है। छात्रों की योजना के अनुसार शिक्षक पढ़ाता है और यहाँ पर छात्रों को प्रश्न पूछने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। छात्रों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता होती है। प्रजातंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। छात्र पढ़ के आएगा, शिक्षक और पढ़ के आएगा और ज्यादा मेहनत करेगा, तो यहाँ दोनों ही सक्रिय होते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, परंतु प्रधान छात्र होता है। छात्रों की योजना के अनुसार इस शिक्षण को शिक्षक कराता है और छात्रों को प्रश्न पूछने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसीलिए ये शिक्षण मनोवैज्ञानिक शिक्षण, मनोवैज्ञानिक शिक्षण, वैज्ञानिक शिक्षण, अप्रभुत्ववादी शिक्षण, लोकतांत्रिक शिक्षण माना जाता है, माना जाता है। देखो प्रजातंत्रात्मक शिक्षण क्या है? इस शिक्षक में शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं, परंतु प्रधान भूमिका छात्र की होती है। छात्रों की योजना के अनुसार शिक्षक पढ़ाता है, छात्रों को प्रश्न पूछने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसलिए ये शिक्षण मनोवैज्ञानिक शिक्षण, वैज्ञानिक शिक्षण, अप्रभुत्ववादी शिक्षण और लोकतांत्रिक शिक्षण और माना जाता है। तो देखो इस शिक्षण को मनोवैज्ञानिक शिक्षण, वैज्ञानिक शिक्षण, अप्रभुत्ववादी शिक्षण, लोकतांत्रिक शिक्षण माना जाता है। तीसरा शिक्षण आता है, तीसरा जो शिक्षण का प्रकार है वो है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। हस्तक्षेप रहित शिक्षण। शिक्षण का तीसरा प्रकार है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। हस्तक्षेप रहित
शिक्षण। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो शिक्षण का जो हस्तक्षेप रहित शिक्षण है, जो भेद है, वो इस प्रकार से है। ये शिक्षण किस प्रकार कराया जाता है? इस शिक्षण में शिक्षक की भूमिका नहीं होती है। इस शिक्षण में शिक्षक की भूमिका नहीं होती है। छात्र पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेते हुए, पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेते हुए स्वयं घर पर स्वाध्याय करते हुए, स्वयं घर पर स्वाध्याय करते हुए इस शिक्षण को करता है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका नहीं होती है। छात्र पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेते हैं और स्वयं घर पर स्वाध्याय करता है छात्र। और जैसे उदाहरण के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, ओपन स्कूल, ओपन स्कूल, पत्राचार, पत्राचार प्रणाली इत्यादि। जैसे नॉन कॉलेज पढ़ाई करना, नॉन कॉलेज कोई डिग्री करना, वो हस्तक्षेप रहित शिक्षण के अंतर्गत आती है। तो नॉन कॉलेज कोई विद्यार्थी पढ़ता है, कॉलेज नहीं जाता है, शिक्षक की भूमिका वहाँ नहीं होती है। वह पाठ्य पुस्तक लेता है और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से स्वाध्याय करता है। इसीलिए इस शिक्षण को हस्तक्षेप रहित शिक्षण कहा जाता है। स्वयं विद्यार्थी स्वयं के घर पर शिक्षक की भूमिका नहीं होते हुए स्वयं पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेते हुए घर पर स्वाध्याय करता है, इसी को हस्तक्षेप रहित शिक्षण कहा जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसलिए इस शिक्षण को हस्तक्षेप रहित शिक्षण कहा जाता है। और इस शिक्षण में जैसे उदाहरण के लिए दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, ओपन स्कूल और पत्राचार प्रणाली, ये इसके उदाहरण है हस्तक्षेप रहित शिक्षण के। तो राधे राधे प्यारे विद्यार्थी, आज के बाद आगे हम क्लास में पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ते रहेंगे। और आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।